मैं चौधरी जमालुद्दीन की तीसरी बीवी थी। मेरे पति की उम्र 55 से 60 साल के लगभग थी, लेकिन उसकी सेहत देखने लायक थी। मैं बेहद हसीन और खूबसूरत थी। उम्र में भी अपने पति से काफी छोटी थी, लेकिन मैं गरीब घराने से थी। हमारे समाज शायद यह अंधा कानून बना लिया गया है, जब भी अमीर चौधरी और जागीरदारों का जी चाहता है, यह अपनी दौलत हम गरीब लोगों के सामने फेंक कर कम उम्र हसीन लड़की से शादी कर लेते हैं, और शादी ना भी करते तब भी जिसे चाहे पैसे दिखाकर अपनी रातें रंगीन करवा लेते थे। मुझे भी चौधरी जमालुद्दीन में कोई दिलचस्पी न थी। हाँ, मगर उसकी बेतहाशा दौलत में जरूर थी। उसकी दोनों बीवियां बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच गई थी। मैं 22 साल की सुंदर अल्हड़ हसीना थी। मुझे भी चौधरी जमालुद्दीन ने खेतों में आते जाते देखा था और मैं उसकी नजर को भा गई थी। मैं थोड़ी लालची टाइप की भी थी, इसलिए जब चौधरी जमालुद्दीन ने मेरे बाप के सामने 5 लाख की रकम रखी और कहा कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे, वह मेरे दिल को अच्छी लगी है। उसे बीवी बनाकर रखना चाहता हूँ। यह सुनना था कि मेरा बाप खामोश हो गया था, क्योंकि वह मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करना चाहता था, जो कि किसान था, और मैं किसान की बेटी तो बन गई थी, क्योंकि यह तो मेरे बस में नहीं था। लेकिन किसान की बीवी बनने के बजाय चौधरी जमालुद्दीन की तीसरी बीवी बनना ज्यादा पसंद करती थी। मेरे बाप का इरादा चौधरी से मेरी शादी करने का हरगिज न था। इससे पहले कि वह चौधरी को इनकार करते और मेरा यह हसीन मौका मेरे हाथ से छूट जाता, मैंने बीच में कह दिया कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। 5 लाख की रकम शायद मेरे बाप के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन मेरे लिए रखती थी। जो आदमी मुझसे निकाह करने के लिए 5 लाख की रकम मेरे बाप को दे सकता है, तो वह मुझे क्या कुछ नहीं दे सकता था। और मेरे बाप के दोस्त का बेटा मुझे 2 वक्त की रोटी भी पेट भर के ना खिला पाता, मेरी ख्वाहिश क्या पूरी कर सकता था। इसलिए मैं अपने फैसले पर खुश थी। मेरे पापा को मेरी जवान दराजी पर बड़ा गुस्सा आया था। चौधरी जमालुद्दीन कहने लगा, चलो मेरा तो मसला ही हल हो गया, लड़की तो खुद ही राजी है, तो फिर निकाह में देरी कैसी। असल में चौधरी जमालुद्दीन हमारे गांव का नहीं था, दूसरे गांव से आया था। उसके गांव में गेहूं की कटाई होती थी और हमारे गांव में भी उसने बहुत सी जमीन ले रखी थी। इसलिए जब भी गेहूं की कटाई का महीना आता, उससे 15 से 20 दिन के लिए इस गांव में आना पड़ता था। और वहीं खेतों में उसने मुझे देख लिया और मुझ पर अपना दिल हार बैठा था। मजबूरन ही सही, लेकिन चौधरी जमालुद्दीन से मेरा निकाह मेरे बाप को करना पड़ा था। मेरी सारी सहेलियां मेरी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। कहने लगी, तू जवान है, खूबसूरत है, और वह बूढ़ा तेरे साथ जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उस वक्त मुझे यह बात बिल्कुल बेकार नहीं लग रही थी। मुझे लगता था कि दौलत से सब कुछ मिल जाता है। फिर उस आदमी ने तो पैसे देकर मुझे खरीदा था और मुझसे मोहब्बत भी करता था, मुझे दौलत में तोल देगा, ऐसा ही तो हुआ था। जमालुद्दीन ने मुझे एक हसीन डेकोरेशन ही तो बना कर रख दिया था। मुझे निकाह करके अपनी हवेली लेकर गया। उसकी दोनों पहले पत्नियां मुझे देखकर मुंह बनाने और बिगाड़ने लगी थी। वैसे तो सौतन हमेशा ही औरत को बुरी लगती है, लेकिन अगर 2 सौतनों पर तीसरी सौतन आ जाए, फिर दोनों पहले सौतनों में पता नहीं कहां से इतना प्यार उमड़ आता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। जमालुद्दीन की पहली दोनों पत्नियों में काफी प्यार उमड़ आया था। उन दोनों ने एका कर लिया था। कुछ दिन तो जमालुद्दीन की संगत में मेरे दिन बड़े अच्छे गुजरे थे। उसने मुझे सर आंखों पर बिठा के रखा था। लेकिन फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं कोई उम्र दराज औरत न थी कि पति की 4 दिन की संगत से तर हो जाती, और जमालुद्दीन ने मुझे 4 दिन की संगत देकर ही मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दी थी। मुझे खाने पीने ओढ़ने की कमी न थी, कमी थी तो पति की संगत की। जमालुद्दीन का लंबा चौड़ा काम मेरे और उसकी संगत के बीच में कारण बन रहा था। पहले तो मैंने सोचा, चलो मेरे पास धन दौलत तो है,
लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। जमालुद्दीन जब भी घर आता खाना खाते ही अपनी दूसरी पत्नियों के पास चला जाता, कुछ देर उनके पास समय गुजार कर फिर मेरे पास आता तो उसे नींद आने लगती। मैं उसके करीब होने लगती तो कहता मेरे सर में दर्द है और सुबह उठकर मुझे जमीनों पर भी हिसाब किताब के लिए जाना है। फिर कहता मेरा सर दबा दो, मैं उसका सर दबाती और वह गहरी नींद की वादियों में सो जाता। अब मैं पूरी रात उसकी नजदीकियों के लिए तड़पती रह जाती और उसके बाद तो जमालुद्दीन कई कई रातें घर पर आता ही नहीं था। रात को जब मेरा दिल चाहता है कि मेरा पति मुझ पर अपनी मोहब्बत लुटाए तो वह सो रहा होता। अपने जज्बातों को मैं कब तक संभाल कर रखती। जब भी उसके करीब होती वह कहता क्या मुसीबत है, तुम्हें सोने दो मुझे। अगर मेरे कोई ज्यादा करीब हो तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आती, पीछे हटकर सोया करो। वह मुझे बुरी तरह से झिड़क देता और फिर पूरी रात मेरी रो रो कर गुजरती थी। अब तो 1 महीना गुजर गया था लेकिन वह मेरे पास नहीं आया था। एक रात मैंने जमालुद्दीन से साफ कह दिया कि जब आपके पास मुझे देने के लिए समय नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की थी। मेरा यह सुनना था कि वह मुझे घूरने लगा, कहने लगा मतलब क्या है तुम्हारा मेरे घर पर मेरी पत्नी के हैसियत से तो मौजूद हो, तुम्हें किस चीज की कमी है यहाँ पर। मैं उसके करीब आ गई। मैंने कहा आपकी कमी है, मुझे आपका प्यार चाहिए। तो कहने लगा क्या बचपना है, तुम जानती भी हो कि मुझ पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मेरी बेटियां जवान हैं, उनकी शादियों के बारे में भी सोचना है, बेटे की पढ़ाई का सोचना है। बड़ा बेटा दूसरे देश जाना चाहता है, उसे वहाँ सेटल करना है। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा था। उसे अपनी पहली पत्नियों की औलादे के बारे में फिक्र थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी। मैंने कहा जमालुद्दीन मुझे भी औलाद चाहिए। मेरा यह कहना था कि वह बड़ी गजबनाक नजरों से मुझे देखने लगा, कहने लगा मेरी उम्र नाना और दादा बनने की है, अपनी औलाद पैदा करने की नहीं। इसलिए यह बात दिल से निकाल दो तो अच्छी बात है। तुम्हारे पास इश्क करने के लिए सब कुछ है, इसलिए उसी से अपना दिल लगाओ तो बेहतर होगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया था। आज तो पूरी रात कमरे में नहीं आया था। शादी को 2 महीने हो गए थे और मेरा ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था। इसलिए अपना दिल लगाने के लिए मैंने घर के कामों में ध्यान देना शुरू कर दिया। किचन में जाकर जानबूझकर बावर्ची से अपनी पसंद के खाने का कहने लग जाती। जब तक हवेली पर मेरी दोनों सौतनों का हुक्म चलना था तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं मिलना था। सोचा घर को अपने कंट्रोल में करूं। मुझे किचन में देखकर मेरी सौतन मुंह टेढ़ा करते हुए बाहर निकल गई। उसी वक्त दूध वाला अपने दूध का डोल उठाए किचन में पहुंचा था। हमारा किचन काफी बड़ा और खुला हुआ था क्योंकि पूरे खानदान के लिए उसमें खाना बनता था। मेरी बड़ी सौतन के 4 बच्चे थे, छोटी के 5 और लगभग सभी जवान थे। दूध वाले की जब मुझ पर नजर पड़ी तो कुछ देर तो मुंह खोले आंखें फाड़े मुझे ही देखता रहा। नौजवान सा लड़का था, यही कोई 25-26 साल का होगा। रंगत सांवली थी। दूध देने वह हमेशा हवेली के अंदर ही आता था, किचन में आकर दूध देता और साथ में वहाँ मौजूद नौकरों के साथ बातें भी करता रहता था। काफी बातूनी टाइप का था। मुझे देखकर कहने लगा मैडम जी आप कौन हो, क्या मेहमान हो। शायद वह मुझसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं किचन में पहली बार आई थी। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साहब की तीसरी बीवी हूँ। यह सुनना था वह मुझे हैरत से देखने लगा। फिर कहने लगा गजब हो गया, इतनी सी आप हो नहीं और मालिक ने आपसे शादी कर ली। आप इतनी प्यारी और खूबसूरत हो जी, बिल्कुल पठान लगती हो। फिर मालिक से शादी क्यों कर ली। सीधा साधा टाइप का नौजवान लड़का था, इसलिए बिना सोचे समझे जो मुंह में आता था कह देता था। यह बात जब किचन में मौजूद बावर्चन और दूसरे नौकरों ने सुनी तो दूध वाले को डांटना लगे कि तू होता कौन है मालिक को कुछ कहने वाला। फौरन ही दूध वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह खामोश हो गया, लेकिन बार बार मुझे कनखियों से देख रहा था। वैसे तो उस लड़के में देखने लायक कोई भी चीज नहीं थी,
अगर कुछ था तो वह उसकी आंखें थी, जो किसी के भी दिल पर उतरती थी, बादामी रंग की आंखें। उसने दूध के बड़े से पतीले में दूध डाला और वापसी के लिए पलट गया, लेकिन जैसे ही मेरे पास से गुजरा तो रुक गया। फिर धीरे से कहने लगा, बड़ा जुल्म हुआ है जी आप पर। आप और उस बूढ़े का कोई जोड़ नहीं था, हुस्न की देवी हो जी आप। यह कहकर वह तो किचन से चला गया और मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने अपने नाश्ते का बावरचंद से कहा कि वह नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में ही ले आए। कमरे में आकर मैंने अपना आप आईने में देखना शुरू किया। आज मैं अपनी नजर से नहीं बल्कि उस दूध वाले की नजरों से खुद को देख रही थी। मुझे अपना आप कुलूपत्रा से काम नहीं लग रहा था, जिसके हुस्न का एक जमाना दीवाना था और फिर तो यह सिलसिला जारी सा हो गया था। वह दूध वाला जब भी आता उससे पहले ही मैं किचन में पहुंच जाती। खाने पीने के बारे में रसोइये से पूछती रहती। दूध वाला मेरे हुस्न से शायद कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुका था। मुझे टकटकी की बांधे देखता रहता, मेरी तारीफ करता रहता। एक बार कहने लगा, आपके माँ बाप को इस बुढ़े में क्या नजर आया था जो अपनी हीरे जैसी खूबसूरत जवान बेटी इसके हवाले कर दी। यह बात उसने धीरे से मेरे पास आकर कही थी ताकि किचन में मौजूद नौकर न सुन ले। मैं मुस्कुराने लगी। वह दूध वाला कहने लगा, यूँ ना मुस्कुराया करे, आपके चेहरे पर पड़ने वाला डिम्पल मुझे रात को सोने नहीं देता। यह सुनकर तो मेरी मुस्कुराहट फौरन से गायब हुई थी। दिल में पहली बार धड़कनों का शोर शुरू हुआ था। यह शब्द तो आज तक मुझे मेरे पति ने भी नहीं कहे थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरा डिम्पल किसी की नींदें और चैन भी उड़ा सकता है। मैं फौरन से अपने कमरे में आ गई, अपनी अलमारी से 500 का नोट निकाला और फौरन से किचन में आकर उस दूध वाले को दे दिए। वह मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, मैडम जी मैं इसका क्या करूँगा? मैंने कहा, रख लो, अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ले जाना। यह सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, ना मेरी बीवी है ना बच्चे। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और 500 रुपए वापस मेरे हाथ पर रखकर मेरी मुट्ठी दबा दी। कहने लगा, यह अपने पास रखे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने अपना खाली डोल उठाया और वहाँ से चला गया। उसके बात ने मुझे हैरान किया था। बेशक उसके बीवी बच्चे नहीं थे, लेकिन घर में कोई ना कोई तो होगा। और फिर ऐसे लोगों को अगर मलिक पैसों की इनायत करे तो कौन इनकार करता है। लेकिन यह तो मेरे पैसे मुझे ही पकड़ा कर चला गया। अगले रोज जब वह आया तो मैंने कहा, तुमने पैसे क्यों वापस किए, क्या कम थे? कहने लगा, मैडम जी मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि किसी की तारीफ इसलिए कर दूं ताकि वह मेरी जेब गर्म करे। मैं तो जी मनमौजी बंदा हूँ। आप अच्छी लगती है तो आपकी तारीफ कर देता हूँ, लेकिन मैडम जी आप यह ना समझे कि मैं पैसे के लालच में आपकी तारीफ करता हूँ। आप काबिले तारीफ हो। यकीन ना आए तो जरा आईने में जाकर खुद को देख लो। कसम से अपने आप से नजरें हटाना भूल जाओगी। मैं तो जी जब भी यहाँ आता हूँ आपको देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। सच बताओ मेरा दिल क्या चाहता है? मैंने कहा, क्या दिल चाहता है? कहने लगा, दिल चाहता है जी आपको सामने बिठाकर बस देखता रहूं, आपसे बातें करता रहूं। एक और सच्ची बात बताऊं आपको। उसकी बातें मुझे मदहोश करने लगी थी। मैंने कहा, हाँ बताओ। फिर उसने नजरें चुरा ली। कहने लगा, रहने दे, आपको बुरा लग जाएगा। मैंने कहा, नहीं मुझे बताओ। उस वक्त किचन में मेरे और उसके अलावा कोई न था, क्योंकि बावर्चन बाकी सब घर वालों को उनके कमरे में नाश्ता पहुंचाने गई थी। कहने लगा, अगर मैं मूर्तिकार होता तो आपका मुजस्मा बनाकर अपने कमरे में रख लेता, दिन रात आपको देखा करता। मेरी आंखों में फिर भी तसंगी नहीं उतरती, इतनी हसीन है आप। मैं तो उसकी बातों में बुरी तरह से खो चुकी थी। यह कहकर वह कुछ देर मेरे चेहरे के एक एक नक्श को बड़ी ही दिलचस्पी से देखता रहा। उसका मुझे यूँ देखना मुझे अंदर तक मसरूर करके रख गया था। उसके बाद उसने अपना दूध का डोल उठाया, फौरन से बाहर निकल गया और मुझे लगा जैसे वह मेरे सीने के अंदर से मेरा दिल भी अपने साथ ले गया। उसकी तारीफें मेरी रात की नींदें उड़ाने लगी।
मैं उसके आने से पहले तैयार होकर किचन में चली जाती। जैसे ही वह दूध लेकर किचन में आता, मैं बहाने से बावर्चन को किचन से बाहर भेज देती। उसकी बातें सुनती रहती। एक बार कहने लगा, आप कहो तो आपके लिए रबड़ी वाला दूध लाऊं? रबड़ी वाला दूध पिएंगी तो आपका बच्चा भी आपकी तरह गोरा चिट्टा होगा। यह सुनकर मैं बुरी तरह से चौंकी थी। मैंने एक सर्द आह खींचकर सीने से निकाली थी। मेरी किस्मत में कहाँ औलाद थी। यहाँ तो पति 2 घड़ी बैठकर बात करना भी पसंद नहीं करता था। उसके पास अय्याशी के लिए और बहुत कुछ था। गैर औरतों से संबंध थे। मुझे तो बस वह घर में एक डेकोरेशन पीस बनाकर लाया था, जिससे जब उसका दिल चाहता फायदा उठाता और दिल ना चाहता तो वह मुझे किसी मुजस्मे की तरह कमरे में सजाए रखता। वह आदमी कहाँ मुझे इंसान समझता था। उसकी पत्नियां भी थी, उसके बच्चे भी थे। उसे मुझसे औलाद तक नहीं चाहिए थी। मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर वह कहने लगा, ना मैडम जी ना, ऐसा गजब मत करो, रो क्यों रही हैं आप? आपके आंसू देखकर तो हमीदे को रात भर नींद नहीं आएगी। मैं नहीं जानती मैंने उसे क्यों अपना राजदार बनाया था। मैंने कहा, हमीदे मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर कहने लगा, ऐसा क्यों कहती है? मैडम जी देखना, आपको चांद जैसा बेटा होगा, क्योंकि आप खुद भी बड़ी खूबसूरत है और मालिक भी। मैंने कहा, फिर भी नहीं हो सकता। तुम्हारे मालिक तो मुझसे औलाद ही नहीं चाहते। मेरा दिल उस समय काफी उदास था, इसलिए जो मुंह में आया कह गई। यह सुनकर वह एक टक मुझे देखने लगा। जो बात उसने मुझसे कही मेरे होश उड़ के रह गए थे। कहने लगा, हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। मालिक को आपके हुस्न का अंदाजा नहीं, वरना रोज आपको अपने इश्क से तर कर देते। हुस्न और इश्क का ताल्लुक बड़ा गहरा होता है जी। कोई हुस्न का आशिक हो तभी हुस्न भी सर चढ़कर बोलता है, वरना तो हुस्न अगर आम होने पर आए तो बाजारे हुस्न में पामाल होकर बिकता है। फिर कहने लगा, हुस्ने यूसुफ की असल कदर जुलेखा को थी मैडम जी, वरना तो हुस्ने यूसुफ की कीमत भी भरे बाजार में कौड़ियों के बोल लगाई गई थी। लेकिन जुलेखा की नजर से जब औरतों ने यूसुफ को देखा था तो उंगलियां काट ली थी अपनी। यह मेरा अपना पर्सनल ख्याल है जी, कि आशिक की नजर कुछ और होती है। मुझसे पूछे जी कि आप मेरे लिए क्या है? मालिक की जगह मैं होता तो। यह कहकर वह चुप हो गया और मैं उसकी बादामी आंखों में जो कुछ अपने लिए देख रही थी उसको बयान नहीं कर सकती थी। मेरा दिल एकदम से धड़का था। मैं फौरन वहाँ से उठकर चली गई, अपने कमरे में आ गई। पहली बार ऐसा लगा कुछ गलत हुआ है। मेरा दिल मेरे बस से बाहर था। मैं चाह कर भी अपने दिल की तेज दौड़ती भागती धड़कनों को काबू में नहीं ला सकती थी। अगले दिन मैं जानबूझकर किचन में नहीं गई। हालांकि मेरा दिल अंदर से मुझे दोहाइयां दे रहा था, लेकिन यह गलत था। मैं इस रास्ते पर चलना नहीं चाहती थी। पूरा दिन मेरा बेकल गुजरा था। ना ठीक से खाना खाया गया, ना कुछ अच्छा लग रहा था। खुद पर काबू पाना चाहती थी। 20 दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरी बेचैनी में कमी आने की बजाय बढ़ती जा रही थी। 21वें दिन नौकरानी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मैडम जी वह दूध वाला कह रहा है कि मैडम जी के लिए रबड़ी वाला दूध लाया हूँ। एक बार पीकर बता दें कि उन्हें पसंद है कि नहीं। मैंने कहा, उसे कहो मेरे कमरे में लेकर आए। मेरी बात सुनकर वह नौकरानी जा चुकी थी। मैं शायद अपने दिल के हाथों मजबूर हुई थी। कुछ देर बाद मेरे कमरे पर दस्तक हुई और दरवाजा खुला था। सामने हमीदे खड़ा था। हाथ में दूध का गिलास था। शेव बड़ी हुई थी, बाल भी बिखरे से थे और उसकी आंखों में क्या था यह मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। मेरा दिल मेरे बस से बाहर हो गया था। मेरे पास आकर उसने वह दूध का गिलास साइड टेबल पर रख दिया। कहने लगा, मुझसे कोई गलती हो गई है मैडम जी। मैंने जानबूझकर उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ आंसू झिलमिल रहे थे। बोलने में भी नमी खुली हुई थी। मैंने ना में सिर हिला दिया। कहने लगा, बस एक बार किचन में आकर हमीदे को अपना दीदार करवा दिया करे जी, बस उससे ज्यादा। हमीदे आपसे कुछ नहीं चाहता। अपनी हैसियत का पता है जी मुझे भी।
चाह कर भी चांद को अपने आंगन में नहीं उतार सकता, लेकिन उसे देखकर आंखों को ठंडा तो कर सकता हूँ। 20 दिन कैसे गुजारे हैं आपको अंदाजा नहीं है। यह कहकर वह रोते हुए कमरे से निकल गया था। आंसू तो मेरी आंखों से भी रवा थे, लेकिन यह सब कुछ करना गुनाह था और मैं इस दलदल में फंसना नहीं चाहती थी। मैं किसी और की बीवी थी। मैंने वह दूध का गिलास उठाया और घूंट घूंट पीने लगी। बड़ी मोहब्बत से बनाया गया था। मुझे लग रहा था जैसे अब भी हमीदे मेरे पास बैठा मुझसे बातें कर रहा है। अब भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले दिन मैं किचन में चली गई। जब हमीदे दूध लेकर आया, मुझे देखकर उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था, लेकिन अब वह ज्यादा बातें नहीं करता था, बस दूध देकर चला जाता था। लेकिन मुझे टकट की बांधे 5 मिनट तक जरूर देखता था, लेकिन उसकी नजरों से मेरा मेरे ऊपर ही बस खोने लगा था। एक बार मैंने कहा, हमीदे कल मेरे लिए रबड़ी वाला दूध लेकर आना। मेरी फरमाइश सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई थी। कहने लगा, जी जरूर मैडम जी। अगले दिन मैंने नौकरानी से कह दिया कि अगर हमीदे रबड़ी वाला दूध लेकर आए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। ऐसा ही हुआ। जब हमीदे कमरे में आया तो मैंने उसे अपने पास अपने बेड पर बिठा लिया। मैंने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है हमीदे। मैं जानती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन यह शादी भी अजीब शादी है। उस आदमी ने मुझे अपने माल दौलत की तरह बेजान समझ रखा है। यह कहकर मैंने अपना हाथ रोते हुए हमीदे के हाथ पर रख दिया था। मैंने कहा, हमीदे मुझे अपनी मोहब्बत से भिगो दो। यह कहकर मैं उसके और करीब हो गई थी। यह सुनकर और मुझे इतने करीब देखकर उसने मेरी तरफ देखा था और फिर पूरे 1 घंटे के बाद वह मेरे कमरे से बाहर निकला था और मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं हो रही थी। 1 महीने बाद में उम्मीद से हो गई थी। यह खबर सुनकर जमालुद्दीन ने बहुत शोर मचाया था। कहने लगा, मुझे नहीं चाहिए यह बच्चा, तुम डॉक्टरनी के पास जाकर इस बच्चे को गिरवा दो। मैंने कहा, नहीं, मुझे यह बच्चा पैदा करना है। मैं अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। खैर, इस बार जमालुद्दीन को हार माननी पड़ी थी। 9 महीने तक मैं हमीदे का लाया हुआ रबड़ी वाला दूध जरूर पीती रही थी, लेकिन जब मुझे बच्चा पैदा हुआ तो वह सांवले रंग का था। यह देखकर जमालुद्दीन कहने लगा, यह कैसा बच्चा है, ना मेरी रंग सांवली है ना तुम्हारी, फिर यह बच्चा काला क्यों है? मैंने कहा, यह मुझे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन वह कहने लगा, मेरा कोई बच्चा ऐसा काला नहीं है, तो इस बच्चे का रंग काला क्यों है? जमालुद्दीन तो उसे अपना बेटा मानने से ही इनकारी हो गया था। मुझ पर शक करने लगा। कहने लगा, सच सच बता, किसका बच्चा है? मैंने कहा, यह कैसा सवाल कर रहे हो, मेरे पति तुम हो, इसलिए बच्चा भी तुम्हारा ही है। लेकिन वह कहने लगा, तुम्हारे सारे कारनामे मैं जान चुका हूँ। उसने नौकरों को बुलाया और पूछा कि मेरे अलावा इस कमरे में कौन मर्द आता है, और सब ने हमीदे का नाम लिया था। यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। हमीदे का नाम सुनकर जमालुद्दीन बच्चे को देखने लगा। कहने लगा, हाँ, इस बच्चे का रंग हमीदे जैसा है, आंखें भी उसी जैसी है। यह कहने के बाद जमालुद्दीन ने नौकरों से कहा कि हमीदे को लेकर आओ, आज मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं उसका गुस्सा देखकर डर गई थी। मैंने कहा, इसमें हमीदा का कोई कसूर नहीं है, क्यों किसी बेगुनाह को मारना चाहते हो? लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी थी। मुझे भी जमालुद्दीन ने बहुत मारा और हमीदे को भी मार मार कर लहू लोहान कर दिया। बार बार जमालुद्दीन हमीदे से कहता, बता, तुम दोनों का आपस में क्या चक्कर है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी खातिर हमीदे ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वह पिटता रहा और मैं रोती रही और जमालुद्दीन के हाथ जोड़कर उसकी विनती करती रही कि बेशक मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी आंखों के सामने इस बेकसूर को इतना मत मारो, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जमालुद्दीन पर शायद मेरे किसी भी आंसू और फरियाद का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके ऊपर एक बहसीपन सवार हो चुका था।
वह पागल हो उठा था और उसने इतनी जोर से हमीदे को धक्का दिया कि उसका सर सामने दीवार से जाकर लगा था। उसके सर से खून के फव्वारे छूट पड़े थे। कुछ ही देर में हमीदे का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसकी नजरें अब भी मेरी तरफ ही उठी हुई थी। मैं रो रही थी, तड़प रही थी, उसके मुर्दा शरीर के पास जाना चाहती थी, उसे आखिरी बार छूकर महसूस करना चाहती थी। लेकिन जमालुद्दीन के नौकरों ने मुझे पकड़कर अंदर कमरे में डाल दिया था। हमीदे के मरने के बाद में बिल्कुल बेजान सी हो गई थी। यूं ही कुछ महीने बाद मैंने एक डीएनए रिपोर्ट कराई और जमालुद्दीन के मुंह पर मार दी, जिसके मुताबिक यह बच्चा उसी का था, हमीदे का नहीं। अब वह बच्चा काला क्यों था यह मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने जमालुद्दीन से तलाक ले ली थी। ऐसे आदमी को छोड़ दिया था जिसने मुझे सिर्फ अपने ख्वाहिश के लिए खरीदा था। उसने मुझे खरीदा हुआ माल ही समझा था। जब उसका दिल चाहता है तब मेरे पास आता था। मेरे ख्वाहिश की उसके नजदीक कोई अहमियत ना थी। उस दिन मेरे और हमीदे के बीच कुछ नहीं हुआ था। मैंने तो उसे हर चीज की इजाजत दे दी थी। मैंने अपना आप उसके सामने सौंप दिया था, लेकिन उसने नजरें झुका ली। कहने लगा, अपना दुपट्टा पहन ले मैडम जी। यह कहकर उसने मेरा दुपट्टा मेरे सर पर डाल दिया। कहने लगा, मैंने आपसे इश्क किया है और इश्क हवस से पाक होता है जी। उसे किसी शरीर की जरूरत नहीं होती, बस देखने की ताब होती है। मेरी नजरों में भी आपको देखने की ताब है, लेकिन खुद की कसम हवस नहीं है। मेरे इश्क दे विच मशूक ना हो, नहीं आज तक गलत निगाह की थी, तेरी हर मुलाकात में इंच की थी, जबी मूसा नाल खुदा की थी, नहीं फर्क की था तेरी पूजा विच, नहीं खतरा दी परवाह की थी, एक तैनो रब नहीं कह सकता, बाकी सारी रस्म अदा की थी। कहने लगा, अगर सोने खुदा ने इश्क में आशिक को सजदे की इजाजत दी होती तो आपको सजदा कर देता। फिर कहने लगा, मैं आपको छू भी नहीं सकता मैडम जी, यह मेरे इश्क की तौहीन होगी। मेरा इश्क मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता, बस आपको देखने की ताब है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपसे सच्चा इश्क किया है और इस इश्क को मैं दागदार नहीं कर सकता। यह कहकर वह जा चुका था और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई थी, क्योंकि उसका इश्क मेरे लिए अनमोल तोहफा था। उसका इश्क हवस से पाक था। आज मैं जमालुद्दीन के रिश्ते से आजाद हो चुकी थी, इसलिए हमीदे की कब्र पर बैठी फूट फूट का रो रही थी, जो आखिरी वक्त तक बस मुझे देखने की ताब लिए रहा था और उसी आरजू को पूरा करके चला गया था, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा था। वह दुनिया से चला गया था, लेकिन मुझे इश्क का एक नया मतलब समझ गया था कि इश्क में हवस नहीं होती, इश्क हवस से पाक है। एक इश्क वह करके चला गया और एक इश्क मुझे निभाना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक अगली नई कहानी के साथ।